प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हो उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। जिसने शपथ ली है अपने दादा ठाकुर की कि वो इस गलीज शैतान का सर काट कर अपने सर जमीन पर ले जाएगा, और आज उस शपथ के नाम पर मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा मरते दम तक यही पुकारेगी, जय हिंद। मैं हिंदुस्तान का एक गरीब बेटा, एक कैदी हूं जिसने शपथ अपने दादा ठाकुर के लिए है कि वो इस गलीज शैतान का सर काट कर अपने सर जमीन पर ले जाएगा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। दोस्तों, अब तक आप जान ही गए हैं कि हमारे आज की बातों बातों में की महफिल के मेहमान हैं हिंदुस्तान के जाने माने मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और शोमैन सुभाष घई साहब। जब तक सुभाष जी अपने काम में मसरूफ हैं, आइए उनके बारे में आपको दो बातें बता दूं। सबसे पहली बात तो ये कि सुभाष जी बहुत बड़ी, बहुत लैविश, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट फिल्में बनाते हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि बहुत कम फिल्में बनाते हैं। दूसरी बात यह कि अगर उन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए, दोस्ती हो जाए, प्यार हो जाए तो उस आदमी को जान दे देते हैं, लेकिन दोस्ती बहुत कम करते हैं। तीसरी बात यह कि सुभाष जी अगर किसी से कोई वादा करें तो हर कीमत पे उस वादे को निभाते हैं, लेकिन वादा नहीं करते। आप खुशकिस्मत हैं कि सुभाष जी ने आज हमसे वादा किया था कि बातों बातों में के दर्शकों से बातें करें। देख लीजिए, वादा निभा रहे। आगे सुभाष। आइए सुभाष जी, आइए। क्या बातें हो रही हैं? हमारे आने से पहले ही आप शुरू हो गए। सुभाष जी, सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि पिछले 6-7 दिन से हम आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कभी आप शूटिंग में मसरूफ हैं, कभी डबिंग में, और कभी किसी और चीज, किसी और काम में बिजी हैं। तो आजकल फिल्मों में कहानी वहानी तो होती नहीं, और म्यूजिक का काम तो म्यूजिक डायरेक्टर संभालता है, फाइट डायरेक्टर फाइट्स कंपोज कर देता है, डांस डायरेक्टर डांस का डिपार्टमेंट संभालता है। तो फिर अगर ये सब काम और कोई देख रहा है तो आप किस काम में इतना मसरूफ रहते हैं? अब मैं समझ गया कि आप मेरी तारीफ क्या कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि डायरेक्टर कुछ करता ही नहीं, और ये तो भैया फाइट वाले फाइट कर लेते हैं, गाने वाले गाने कर लेते हैं, और बाकी सब लोग कर लेते हैं, तो फिर तो डायरेक्टर होना ही नहीं चाहिए था। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आप पूछिए तो फिल्म मेकिंग जो है वो एक डायरेक्टर का ही मीडिया है। वो राइटर से कहानी लिखवाता है, उसका स्क्रिप्ट लिखवाता है, फिर उस स्क्रिप्ट को अपने अंदर, अपनी उसकी भावना को, उसके पूरे सब्जेक्ट को खुद महसूस करता है, और फिर उसका एक्सप्रेशन वो हर टीम में, हर टीम के हर टेक्नीशियंस को देता है। फाइट मास्टर को बताता है कि मुझे ये फाइट चाहिए, तो क्यों चाहिए। फाइट जो होती है खाली फाइट नहीं होती, फाइट इज ए सीन। फाइट का मतलब होता है कि दो कैरेक्टर्स को आपस में इतना गुस्सा आया, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया कि वो उससे फाइट करने लगे।
अगर हम फाइटर को बोलेंगे तो कहेगा कि हाँ ऊपर से कूद के गया और इधर से कूद के गया और इधर से गया, और ऐसा नहीं होगा। हम उसको बताएंगे कि हमारे कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। एक कैरेक्टर छोटा भाई है जो जो अपने बड़े भाई पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन एक मूवमेंट आती है कि उसको उठाना पड़ता है, तो वो कैसे उठेगा, तो हम उसको फाइट का पूरा नरेशन देते हैं। इसी तरह से हम डांस डायरेक्टर को भी बताते हैं कि ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, ये हमारी कहानी है, इस कहानी के हिसाब से आपको डांस मूवमेंट देनी पड़ेगी। इसलिए कभी कभी वो हमारी कहानी नहीं समझ पाते, हम उनको करके दिखाते हैं। कभी डांस करके दिखाना पड़ता है, कभी एक्सप्रेशन देना पड़ता है, कभी फाइट मास्टर को फाइट का भी एक्शन देना पड़ता है जी। तो भैया तो क्या है, बट इट इज अ टीम वर्क। एक डायरेक्टर के पास अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं और वो अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन वो सब टेक्नीशियंस डायरेक्टर की गाइडेंस में, डायरेक्शन के डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब काम कर रहे होते हैं जी। तो आप क्या फाइट डायरेक्टर को फाइट करके और डांस डायरेक्टर को डांस करके भी दिखाते हैं? जब जरूरत पड़े तो मुझे करके भी दिखाना पड़ता है। डांस से मुझे आता नहीं है, लेकिन वैसा मुझे बताना पड़ता है कि कुछ इस तरह से चाहिए। कभी एक्शन का भी ऐसा होता है कि कभी एक्शन हो तो मुझे एक्शन में होता है कि नहीं ये फोर्स चाहिए और इससे थोड़ी कम चाहिए, ये भी होता है। तो ये खुद तो कभी कभी आर्टिस्ट की एक्टिंग या लड़की की एक्टिंग करके भी दिखानी पड़ती है जी। ये भी डिपेंड करता है कि अगर हमारी चीज को हमारा टेक्नीशियन या आर्टिस्ट नहीं समझ रहा तो फिर हम उसको समझाते हैं जी। सुभाष जी, जब भी कोई व्यक्ति शोहरत, मकबूलियत और पॉपुलैरिटी की मंजिल हासिल कर लेता है तो बाकी की जो दुनिया है वो उस मंजिल को तो देखती है और ये कहती है, अक्सर ये कहती है कि साहब कितना लकी आदमी है, देखिए रातों रात ये स्टार बन गया, स्टार डायरेक्टर हो गया। अब सबकी नजर उस मकाम पर है, उस मंजिल पर है, मगर उस मंजिल तक पहुंचने के जो कठिन रास्ते हैं, जो स्ट्रगल है, जो जद्दोजहद है, उसके बारे में कोई सोचता नहीं। हम जानते हैं कि आपने जो मकबूलियत और शोहरत हासिल की है उसके लिए कितनी स्ट्रगल और कितनी आपने कठिनाइयों को सामना किया। हम चाहते हैं कि आप अपनी स्ट्रगलिंग डेज के कुछ मोमेंट हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें। मैं भी इस ड्रामे में आया था नया नया, मेरा तो कोई वाकफ नहीं रहा। मुझे दो पल हमेशा याद आते हैं, टू मोमेंट्स। एक इंस्पायरिंग था और एक बड़ा डिप्रेशन सा था। मैं फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हुआ था आफ्टर ट्रेनिंग राजेश खन्ना साहब के साथ। तो तब मैं बड़ा खुश हुआ कि साहब अब तो हम हीरो बन गए। और हीरो बनने के बाद हमने बड़ी नई नई कमीजें सिला ली, नए नए कलरफुल शर्ट पहन लिए, बाल वाल ठीक कर लिए, घर में चिट्ठियां लिख दी, दोस्तों को, गाँव में, सब जगह खबर फैला दी कि भाई सुभाष भाई हीरो बन चुके हैं। अब प्रोड्यूसरों को चक्कर लगाने शुरू किए तो वो कमीजें आस्ता आस्ता पुरानी होनी शुरू हुई, फटनी शुरू हुई। फिर आप ओरिजिनलिटी पे पहुंचे, फिर आप सडनली देखा आपने कि आप सड़क पे खड़े हैं, कोई रोल ही नहीं मिला, ये तो सब वायदे थे, आगे तो कुछ होगा नहीं। कुछ अच्छे प्रोड्यूसर भी थे और कुछ बेचारे मजबूर भी थे। अच्छे प्रोड्यूसर में से मुझे अभी तक याद आता है एक एपिसोड हुआ है श्री एलवी प्रसाद जी। एलवी प्रसाद जी के पास मैं जब रोल मांगने गया तो उनको मैं कुछ पसंद आया तो उन्होंने कहा कि बच्चे ठीक है, हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें एक छोटा सा रोल है, तुम वो कर लो, लेकिन तुम कर क्या रहे हो आजकल? मैंने कहा साहब कुछ नहीं, बेकार हूं। तो एक काम क्यों नहीं करते तुम क्यों नहीं थोड़े दिन इतने में अपने बेकार टाइम में एक राइटिंग डिपार्टमेंट में हमको एक लड़का चाहिए एंड तुम ठीक ठाक लगते हो तो तुम काम कर लो थोड़ा सा। मैं हाँ साहब मैं कर लो। अब रोल के लिए मैं सब कुछ तैयार था, सब कुछ काम करने के लिए तैयार। अब मुझे ये मालूम था कि किस काम के लिए भेजा है साहब। उन्होंने मुझे काम दिया वो ये था कि मैं अपने घर से कुछ 15 किलोमीटर दूर जाऊं और वहां एक बुजुर्ग रहते हैं जिनकी उम्र है 87 ईयर्स ओल्ड, 87 साल की। वो राइटर हैं MG दवे साहब, और उनसे आप वहां से जो बोला करें डायलॉग या सीन वो लिख के लाया कीजिए और हमारे ऑफिस में आके सुनाया कीजिए। एक हफ्ते तक लगातार चाहिए। अच्छा, अब मैं बड़ा परेशान। मैं जब पहुंचा बुजुर्ग साहब पास तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा बात ऐसी है कि मैंने 200 फिल्में लिखी हैं। 200 फिल्में साहब, वो साइलेंट राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे। कहने लगे कि मैं 4 बजे उठता हूँ और 5 बजे मैं सोचता हूँ, और जब मैं सोचता हूँ तो मैं कुछ बोलता जाता हूँ, जब मैं बोलता जाऊँ तो तुम उसको लिखते जाना। अब से मैं 5 बजे रोज सुबह में उस ठंड में 15 किलोमीटर चलता था मैं जाके, और उन राइटर से मैं लिखना शुरू किया और वो लिख के फिर मैं उसको फेयर करके फिर मैं अपने राइटर्स और प्रोड्यूसर्स को, प्रसाद जी को सुनाया करता था। फिर पहले तो मुझे बड़ी तबीयत उठती कि वहां तुम माँ मैं एक्टर बनने क्यों आया, मैं एक्टर बनने आया, वो कहा मैं लग जाएगा। लेकिन थोड़े दिन काम करने के बाद मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ
वो 5 बजे मुझे बुलाते थे। प्रभावित कैसे हुआ कि 87 साल की उम्र में उनकी कुछ चेहरा और बॉडी जो थी गुजराती थी, वो गांधी जी जैसी थी, महात्मा गांधी। लेकिन जब वो सीन सोचते थे और बोलते थे और मैं लिखता था, तो मुझे लगता था कि अगर रोमांटिक सीन लिखा है उन्होंने 18 साल के लड़के का 17 साल की लड़की के साथ, तो वो खुद 18 साल का लड़के बन जाते थे। अच्छा। हाँ, और वो बोलते थे कि लिखो ये रोमांटिक सीन, कि लड़के ने लड़की से ऐसे कहा, लड़की थोड़ी शर्मा गई, लड़की का पल्लू जो है थोड़ा सा यहाँ आ गया, और ऐसा लिखो, कट करो कि एकदम फूल जो है वो हिलने लग गए। लिखा कि नहीं लिखा? और लड़के ने बोला, क्यों राधा क्यों जाती है तू? और एकदम वो कुछ बच्चे से हो जाते थे। तो मैंने देखा कि ऐसे ही नहीं, इतने बड़े राइटर बन गए। अमजद साहब का बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने वाकई 200 फिल्में लिखी थी जी। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और आज तक वो चीजें मुझे काम आती हैं। आज तक मैं जितनी फिल्में लिखता हूँ, प्रसाद जी के अंदर जो मैंने काम किया, हालांकि मैं एक्टर बनने के लिए, रोल बनने के लिए काम लिया था, लेकिन मुझे आज तक वो चीजें मेरे काम आई। तो स्ट्रगलिंग टाइम में आप कुछ भी सीख सकते हैं। एवरी डे देयर इज अ लर्निंग, यू कैन लर्न मेनी थिंग्स। आपको मालूम नहीं कि आपको भगवान कौन से टैलेंट में आगे कर दे और आप आगे आ जाए। ये तो था मेरा इंस्पायरिंग मोमेंट। एक मोमेंट जो मेरा सबसे बड़ा डिप्रेसिंग का मोमेंट था, वो जब मैं एक्टिंग कोर्स का सब डिप्लोमा लेके प्रोड्यूसरों के पास जगह जगह जाता था काम मांगने के लिए, फोटो लेकर कि साहब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो एक प्रोड्यूसर साहब ने जो मुझे कहा, मुझे आज तक नहीं भूलता। वो बेचारे शायद कुछ अच्छे मूड में होंगे, तो मैंने पूछा उनसे कि साहब, मैंने फोटो दिखाई, आप एक्टर बनना चाहते हैं? सब मैंने ट्रेनिंग लिया। मैंने कहा अच्छा अच्छा, कौन सी ट्रेनिंग ली आपने? फिल्म शूट्स। ओह, फिल्म शूट भी खुल गए? अच्छा अच्छा, आपका मतलब कि ट्रेनिंग से एक्टर बन जाता है आदमी? राम सिंह बोला, चपड़ासी को बुलाया। और तुमने हमारे वो पिक्चर में रोल किया था ना, तो तारीफ की थी लोगों ने तेरी। चपड़ासी को मैं एक्टर बना सकता हूँ, तुम ट्रेनिंग लेके क्या आए? ये तो फाड़ दो और भेज दो वापस, मैं चपरासियों को एक्टर बना सकता हूँ। साहब मैं जब बाहर आया और मेरी आंखों में से आंसू और डिप्लोमा के ऊपर गिर रहे थे वो टक टक टक। मैं सोचा माँ मेरी, मैं एक्टर बनने क्यों आया। सुभाष जी, आपकी ज़्यादातर जो हिट फिल्में हैं, चाहे कर्मा हो, कर्ज हो, हीरो हो, विधाता हो, उन सब में हिट म्यूजिक होता है। और ऐसे लोगों का कहना है कि कहानी वगैरह तो कोई ख़ास होती नहीं, और वो फिल्में हिट भी इसीलिए होती हैं कि उनमें म्यूजिक जो है वो बहुत उम्दा होता है। तो क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? भाई, फिल्म संगीत का फिल्म से बहुत बड़ा ताल्लुक तो है, इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी भी फिल्में रिलीज होती हैं सब में फिल्म म्यूजिक होता है। मेरी फिल्मों का म्यूजिक हिट भी होता है, लेकिन फिल्म का म्यूजिक तभी हिट होता है जब फिल्म हिट होती है। ऐसे आपको कई बार कितनी एग्जांपल मिली होंगी जब फिल्में अच्छे अच्छे म्यूजिक जो है वो नहीं चले हैं अगर फिल्म नहीं चलती है। जी। जैसे एक फिल्म सुर संगम थी, मुझे उसका म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था, और 2-3 फिल्में ऐसी मैंने नोटिस की जो कि मैं बहुत सुनता था, मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि फिल्म का जो फिल्म म्यूजिक है वो फिल्म का एक अंग है। वो अगेन उसकी स्टोरी का एक एक्सप्रेशन है। उसका हर लिरिक्स, हर म्यूजिक जो है वो फिल्म की एक प्रोग्रेशन है, एक उसका अगला स्टेप है। तो आप इस दोनों चीजों को जुदा करके इनको सौतेला मत बनाइए, ये एक ही चीज है। इनकी शादी हो चुकी है। जो हाँ, ये है कि मैं म्यूजिक के ऊपर काफी काम करता हूँ, क्योंकि मुझे म्यूजिक का शौक बहुत है, और मेरी ट्यूनिंग मेरे म्यूजिक डायरेक्टर से, मेरे लिरिक्स राइटर राम बख्शी एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से बहुत अच्छी है। तो मैं उनसे जब कहानी सुनाता हूँ तो उस वक्त वो कहानी इतनी अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि उस कहानी के हिसाब से फिर वो गाने बनते हैं, और हमारा वो म्यूजिक जो है तकरीबन पॉपुलर हुआ है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर म्यूजिक बहुत अच्छा हो तो फिल्म भी अच्छी हो तो फिल्म और ज्यादा चलती है, और मेरी फिल्मों में म्यूजिक का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। सुभाष जी, जो छोटे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं उनको बहुत शिकायत है आपसे। उनका कहना है कि आप अपनी फिल्म के शुरू होने से पहले ही जितना पैसा मुहूर्त पर खर्च देते हैं उतने में पूरी फिल्म बना सकते हैं। और दूसरा, हमारे जो दर्शक हैं उनको बड़ी उत्सुकता रहती है, बड़े एंक्शस रहते हैं वो जानने के लिए कि आखिर मुहूर्त क्या चीज़ होता है और क्यों किया जाता है, क्यों इतने पैसे मुहूर्त पर खर्चे जाते हैं। फिल्मों का मुहूर्त हम फिल्म मेकर्स के लिए बड़ा अहमियत रखता है। उसमें 3 पॉइंट है। एक तो क्या है कि हम लोग सुपरस्टिशियस बहुत हैं, क्योंकि हमारी फिल्म अच्छी और मेहनत के बावजूद भी फ्लॉप हो जाती है,
और कभी कभी हमने मेहनत नहीं भी की होती है तो वो फिल्म हिट हो जाती है। तो उसमें भाग्य का एक 60% जो कंट्रीब्यूशन है बहुत रहता है, क्योंकि हर दिन हम लोग जीते हैं, हर दिन हम लोग मरते हैं, हम जानते नहीं कि कौन सी दिन क्या मुसीबत आ जाएगी और फिल्म बंद हो जाएगी। और फिल्म अगर 90% प्रोग्रेस होने के बाद बंद हो जाए तो वो एक सिर्फ एक रील है, तो फिल्म ही नहीं है जी। ये कोई बिल्डिंग नहीं है कि सर आपने बिजनेस शुरू किया तो कम से कम बिल्डिंग तो है, चलो आगे नहीं हुआ तो इसको बेच देगी। तो एक वो वहम जो है और वो सुपरस्टिशन हम लोगों को होता है, जिसमें कि हम भगवान से आशीर्वाद लेते हैं जी, और हम कुछ लोगों को बुलाते हैं ये सब हम, एक तो ये सुपरस्टिशन। सेकेंड पॉइंट, द सीरियसनेस ऑफ लॉन्चिंग ए फिल्म मीन्स कि हम अपने ट्रेड वालों को और जनता को बताते हैं कि ये फिल्म अब सीरियसली साहब यहाँ से शूटिंग शुरू हो गई जी, अब ये फिल्म कंप्लीट होकर ही मानेगी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनाउंस हुई है और इसके ख्याल ही मतलब खाली पेपर पर ही है या ख्यालों में ही है। एक सीरियसनेस टू द ट्रेड एंड टू द पीपल जी। थर्ड थिंग जो हमने ट्रेंड शुरू किया, थोड़ा इस मुहूर्त को लविश करना और एक जरा उसको अच्छा शो बनाना। तो इसलिए किया कि दैट इज कॉल्ड सेल्फ कमिटमेंट। वो हमने अपने लिए किया कि हम उसका मुहूर्त इस तरह से इतना इंटरेस्टिंग करें कि जितने उसमें काम करने वाले आर्टिस्ट या टेक्नीशियंस हैं वो ये कमिटमेंट समझें जी कि ये तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई, अब तो हमें फिल्म इससे भी बड़ी बनानी है। सुभाष जी, हमने अक्सर देखा है कि आपकी तकरीबन सभी फिल्मों में एक एवरेज एक्टर जो है उसकी भी बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है। तो कहीं ये इसलिए मुमकिन तो नहीं होता कि आप खुद एक अदाकार रह चुके? एक्टर का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होना चाहिए वो ये है कि उसकी जो प्रेजेंस ऑन द स्क्रीन उस कैरेक्टर से बहुत मिलनी चाहिए जो कैरेक्टर राइटर ने लिखा है। अगर मान लीजिए मैं डाकू का रोल देवानंद जी को दे दूं तो नहीं दिखूंगा राइट जी, और देवानंद जी का रोल मैं दिलीप साहब को दे दूं तो भी ठीक नहीं होगा। तो एक्टर की कैरेज, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एबिलिटी, उसका टैलेंट हमारे कैरेक्टर में कैसे फिट होता है ये हम लोग उस पर डिसाइड करते हैं, जैसे टाइम ऑफ कास्टिंग जी। तो जो भी कहानी लेते हैं उस कहानी में अभी कालीचरण विश्वनाथ में शत्रुघ्न सिन्हा हमारे फिट थे। अगर कर्ज बनाई तो कर्ज में हम शत्रुघ्न जी नहीं सकते थे बिकॉज वो पॉप सिंगर की कहानी थी, उसमें ऋषि कपूर ही फिट होते थे जी। अगर हीरो में तो उसमें एक नया लड़का ही चाहिए था, जैकी श्रॉफ। और अगर हमने कर्मा बनाई तो उसमें स्टार कास्ट ही चाहिए थी, लेकिन उसमें अगर विलन चाहिए था तो एक नया विलन चाहिए था क्योंकि पूरी स्टार कास्ट के सामने एक लड़का बिलीवेबल एक कैरेक्टर लगे, अनुपम खेर साहब। तो एक तो कास्टिंग जो है हम लोग करते हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरी बात यह कि मैं एज एन एक्टर, क्योंकि मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स किया है, तो उससे मेरे बहुत फायदा हुआ टू राइट द कैरेक्टराइजेशन इन वेरी इंटेंस मैनर एंड वेरी स्पेसिफाइड मैनर। मतलब आई रियली वर्क वेरी हार्ड ऑन द कैरेक्टराइजेशन। तो वो कैरेक्टराइजेशन हम इन एक्टरों को समझा देते हैं। बाकी ये है कि मेरे साथ तकरीबन अच्छे एक्टरों ने काम किया। जैसा कि हम जानते हैं सुभाष जी के हिंदुस्तान की जो 80% जनता है वो गरीबी में रहती है, मुफलिसी में रहती है, बेकारी में रहती है और पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। लेकिन आप लोग जो हैं, आप बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, उन्हें ख्वाब दिखाते हैं महलों के, और एक एक गाने में 6-6 ड्रेसेस बदलवा देते हैं और लैविश सेट्स लगाते हैं। तो आप नहीं समझते हैं कि इन सब को दिखाने के बाद एक गरीब आदमी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो चीज़ उसे हासिल नहीं, उसे हासिल करने के लिए उसका मानसिक संतुलन जो है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। मैं समझ गया आपका जो सवाल है जी, लेकिन मजे की बात यह है कि जो आपका सवाल है वही जवाब है, क्योंकि हमारी आम जनता 80% पॉवर्टी लाइन से नीचे है। इसीलिए उसके एंटरटेनमेंट के लिए उसको हम उस ड्रीम वर्ल्ड में ले जाते हैं। उनकी रियलिटी उनको दिखाएं तो वो कहेंगे भाई सुबह से शाम तक तो हम वही गरीबी और वही दुख और वही देखते आए और आपने भी वही दुख और वही झोपड़पट्टी दिखा दी हमको, तो भैया हमारा क्या फर्क हुआ? हमने बड़ी मुश्किल से 5 रुपए दिया है साहब, कुछ ऐसा दिखाइए, कुछ ख्वाब दिखाइए, कुछ परियां दिखाइए, कुछ बड़ी बड़ी चीजें दिखाइए, कुछ बम्बई दिखाइए, कुछ सागर दिखाइए, कुछ कश्मीर नहीं जा सके हम कुछ कश्मीर दिखाइए। ये तो बहुत जरूरी है भैया उनके लिए, बिकॉज हम लोग वो ख्वाब बेचते हैं जो वो ख्वाब देखते हैं। हम लोग एक फैंटेसाइज, एक फिक्शन, एक ऐसा वर्ल्ड प्रेजेंट करते हैं उनके सामने कि जिसमें उनकी तबीयत खुश हो जाए। जब वो 3 घंटे बैठे तो उसको मालूम है अभी जाकर फिर बॉस की डांट खानी है या साहब की डांट खानी है या अपना आटा लेने जाना है या वो करना है या बीवी से डांट। तो इसीलिए हमारे कमर्शियल सिनेमा इज अ वेरी बिग एसेट टू अ कॉमन मैन।
बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हो उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों